नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो 12 से 18 मई तक के होंगे। स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सभी क्वेश्चन को वन टू वन एनालिसिस करते हैं। डियर, ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने फीफा विश्व कप क्वालिफायर के बाद संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने किस वर्ष फुटबॉल में कैरियर की शुरुआत की थी? 2002 में। सुनील छेत्री के द्वारा 2002 से अपने कैरियर की शुरुआत की गई और उसके बाद वे लगातार भारत का नेतृत्व करते हुए फुटबॉल के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए और दुनिया के चौथे महान फुटबॉलर बन गए। आइए सुनील छेत्री के बारे में नीचे डिटेल में बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको जरूर देखेंगे। सुनील छेत्री 6 जून 2024 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में इंडिया की ओर से कुवैत के अगेंस्ट खेलने के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लेंगे। सुनील छेत्री ने लगभग 150 इंटरनेशनल मैच में 94 गोल किए हैं और इनकी जर्सी नंबर है 11। देखिए, दुनिया के पहले फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल से हैं और इनके नंबर ऑफ गोल हैं 128। और सेकंड प्लेस पर हैं अली देई, इनके 108 गोल हैं और ये ईरान कंट्री के रहने वाले थे। लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से हैं और इनके नंबर ऑफ गोल हैं 106। और इस प्रकार से चौथे प्लेस पर आते हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने बस 2007 में, 2009 में और 2012 में नेहरू कप जीता था और 2011, 15 और 21 में सैफ चैंपियनशिप भी जीती थी। हम बात करें सुनील छेत्री के जन्म की, तो 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इनके माता पिता नेपाली थे, पिता एक गोरखा सैनिक थे इंडियन आर्मी में और इनकी मदर फुटबॉल से संबंधित प्लेयर थी। सुनील छेत्री ने फुटबॉल में अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 2002 में मोहन बागान ट्रॉफी से की थी। इन्होंने पहला इंटरनेशनल गोल 2005 में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था। समय समय पर सरकार के द्वारा इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए। 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये थी इंपोर्टेंट नॉलेज सुनील छेत्री के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? अमन सहरावत। भाई, ये हैं अमन सहरावत और ये भारत की तरफ से पहले पुरुष पहलवान होंगे जो ओलंपिक में अपना नेतृत्व करेंगे। अब देखिए, हम बात करें तो हरियाणा के रहने वाले हैं अमन सहरावत और हाल ही में इन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान 57 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो फिलहाल में पहला इंडियन पहलवान जो ओलंपिक में भाग लेगा और वो होंगे अमन सहरावत। इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आईएसओ प्रमाणित दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन बन गई है? इन्फोसिस। भाई, एआई के सेक्टर में मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आईएसओ का सर्टिफिकेट देने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी बन चुकी है इन्फोसिस। देखिए, एक्सप्लेनेशन के थ्रू इसको जरूर देखेंगे। एआई मैनेजमेंट के लिए आईटी कंपनी इन्फोसिस को आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है। आईएसओ प्रमाण पत्र जो होता है एक विशेष नंबर वाला होता है, जिसपे इस प्रकार का कुछ नंबर होता है, जैसे 420001 2023। ये एक आईएसओ सर्टिफिकेट है। टीसीएस के बाद इन्फोसिस भारत की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी है, ये भी याद रखना है। अब देखिए, भारत में सबसे बड़ी जो जो आईटी कंपनी है वो इन्फोसिस है और सेकंड प्लेस पर आती है टीसीएस। टीसीएस कंपनी की अगर मैं बात करूं भाई, तो 1981 में पुणे में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। टीसीएस ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में, हाल ही की बात है ये तो, कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपसे पूछा जा सकता है पेरिस में किस आईटी कंपनी के द्वारा एक एआई इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया जाएगा? टीसीएस कंपनी के द्वारा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया ने किन दो देशों के सहयोग से मंगलयान 2 के लिए प्रोजेक्ट का अनावरण किया है? अमेरिका और चीन। अमेरिका और चीन के कोलैबोरेशन से इंडिया अब मंगलयान 2 पर अपना काम करना शुरू कर देगा और मंगलयान 2 कुछ खास ही होगा, इसको नीचे डिटेल में जरूर देखेंगे। देखिए, इसरो ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि 11 मई को मनाया जाता है, के अवसर पर मंगलयान 2 के लिए चीन और अमेरिका के साथ एक प्रोजेक्ट पर सहमति बनाई है। इसरो मंगलयान 2 के तहत मंगल ग्रह पर एक रोवर भेजेगा और साथ ही साथ में एक हेलीकॉप्टर भी भेजेगा।
हम बात करें तो भाई मंगलयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, जिसको हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम दिया था, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और ये मंगल के ऑर्बिट में पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। ये डेट, लॉन्चिंग डेट और ऑर्बिट में पहुंचने की डेट पता होना चाहिए मंगलयान फर्स्ट के बारे में। चलिए भाई अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 में चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? भारत। तो भारत के साथ चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनरशिप डील है वर्तमान में, लेकिन इससे पहले अमेरिका के साथ था, यानी कि अमेरिका को अब छोड़ चुका है पीछे और अब चीन का सबसे बड़ा जो ट्रेड डील है वो इंडिया के साथ में चल रहा है। आइए नीचे डिटेल देखते हैं इसकी। चीन का अमेरिका के साथ लगभग 118.3 अरब डॉलर का व्यापारिक संबंध है, जबकि भारत के साथ 118.4 अरब डॉलर का व्यापारिक संबंध हो चुका है। हालांकि बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत का व्यापारिक संबंध चीन के साथ घटा है और अमेरिका के साथ बढ़ा है। सीधी सीधी बात है कि भारत का जो ट्रेड डील है वो सबसे ज्यादा किसके साथ है, आपको पता होना चाहिए, अमेरिका के साथ है, जबकि चीन का सबसे बड़ा ट्रेड डील है वो इंडिया के साथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किस इंडियन एपिक्स, एपिक मतलब महाकाव्य को शामिल किया गया? भाई बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में शामिल किया गया भारत के महाकाव्य के लिए, जिसका नाम है रामचरितमानस। और इंपोर्टेंट बात यह है केवल रामचरितमानस को ही इसमें शामिल नहीं किया गया है, दो और टेक्स्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं छात्रों। आइए डिटेल जरूर समझेंगे इसकी। यूनेस्को द्वारा इंडिया की सांस्कृतिक विरासत को महत्व देते हुए तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र और पंडित आचार्य आनंद वर्धन के द्वारा लिखित सहृदय लोक लोकन को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। ये तीन इंपोर्टेंट टेक्स्ट हैं जिनको हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया। तीनों टेक्स्ट के राइटर अच्छे से आना चाहिए आपके लिए। 100% ऐसे क्वेश्चन पीसीएस, आरओ या यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अभी अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। रिसेंटली 15 मई को इंडिया का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है भारत का सबसे बड़ा स्किल प्रोग्राम का आयोजन और इस प्रोग्राम का नाम था इंडिया स्किल कंपटीशन। ओके चलिए डिटेल देखते हैं नीचे। इंडिया स्किल कंपटीशन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसमें कुल लगभग 61 स्किल कंपटीशन को शामिल किया गया था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बात का है, इसकी लोकेशन याद रखनी है भाई, दिल्ली में इस कंपटीशन का आयोजन किया गया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड की पहली विश्व महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बनी है भारत की पहली महिला खिलाड़ी जो दुनिया की लगभग 25 टॉप रैंक की महिलाओं में शामिल हुई है? मनिका बत्रा। भाई मनिका बत्रा जो है अब दुनिया की शीर्ष 25 महिलाओं में शामिल हो चुकी हैं। आइए इनके बारे में डिटेल देखते हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है, इनका खेल याद रखना है आपके लिए। उन्होंने विश्व महिला एकल रैंकिंग में 24वें स्थान पर अपना स्थान ग्रहण किया है। इन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखिए अवार्ड याद रखना है इनको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था 2020 में। और ये जो विश्व की 25 महिलाओं की रैंक है उसमें इनका स्थान याद रखना है, 24वां स्थान है। चलिए भाई अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। 13 से 15 मई तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। लिख लो, ऐसे क्वेश्चन आरओ एआरओ के एग्जाम में ही बनते हैं भाई, आरओ एआरओ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? रॉटरडैम। रॉटरडैम नीदरलैंड का एक शहर है और यहां पर आयोजित किया गया है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। देखिए सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वैश्विक स्तर पर ग्रीन एनर्जी अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना और उसके विचार विमर्श करना। सम्मेलन में इंडिया की ओर से एनर्जी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह भल्ला ने पार्टिसिपेट किया था। ओके
तो इंडिया का किस व्यक्ति ने यहां रिप्रेजेंट किया था? सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने। और इसका क्या पर्पस रहा था? ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, ये इसका पर्पस रहा था। लोकेशन रॉटरडैम हो जाएगी, कंट्री पूछेगा नीदरलैंड हो जाएगा। चलिए भाई अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। मलेशिया में आयोजित सुल्तान अजलान शाह कप 2024 किस देश की टीम ने जीता है? जापान ने। भाई जापान ने जीता है। हम बात करें तो इस बार अजलान शाह कप 2024 देखिए किसको हरा के जीता, किसको हरा के जीता, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो पाकिस्तान को हरा के जीता गया है, ठीक है ना। आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं। 4 से 11 मई 2024 को मलेशिया में आयोजित अजलान शाह कप के फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर पहली बार अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसकी कि जापान अभी तक कभी अजलान शाह ट्रॉफी नहीं जीत पाया, ऐसा पहली बार हुआ है जापान के इतिहास में कि वो पाकिस्तान को हराकर इस ट्रॉफी का विनर बना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? भाई वेनेजुएला। ओके, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है वेनेजुएला, और यहां लगभग लगभग 6 ग्लेशियर थे, टोटल 6 ग्लेशियर थे। लास्ट छठा ग्लेशियर पिघलकर खत्म हो गया है। कहने का मतलब यह है कि अब वेनेजुएला के पास अपना कोई भी बर्फ का ग्लेशियर नहीं बचा है, और इसी के साथ ये दुनिया का ऐसा पहला कंट्री बन गया जिसके सभी ग्लेशियर लगभग विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। वेनेजुएला को पर्यावरण संरक्षण की ये सीख है, और वेनेजुएला के लिए ही नहीं, ये दुनिया के लिए सीख है कि पर्यावरण कितने खतरनाक चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि ग्लेशियर खत्म होने लगे हैं। ओके, चलिए भाई इस क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की अब चर्चा करेंगे। रिसेंटली किस देश ने पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करने वालों के लिए ब्लू रेजिडेंस वीजा जारी किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने जारी किया है विशेषकर एक ब्लू रेजिडेंसी वीजा। और ये किसके लिए मिलेगा? वे व्यक्ति जो पर्यावरण के प्रोटेक्शन का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आइए डिटेल जरूर देखेंगे। यूनाइटेड अरब अमीरात के ने पर्यावरण प्रोटेक्शन के प्रयासों में कंट्रीब्यूशन देने वाले पर्संस के लिए 10 ईयर के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। वेनेजुएला साउथ, सॉरी बाय मिस्टेक ये जानकारी इसमें शामिल होगी, इसे कट कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए भाई अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। रिसेंटली सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? लॉरेंस बोंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगापुर कंट्री डेवलप कंट्री है और वहां से क्वेश्चन बन ही जाता है। तो सिंगापुर के जो नए अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो हैं लॉरेंस बोंग। देखिए लॉरेंस बोंग के बारे में जरूर समझेंगे। 15 मई को सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है ना। सिंगापुर के अगर राष्ट्रपति पूछेगा तो थर्मन सन्मू यहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। सिंगापुर 1963 में ब्रिटेन से एक फ्री स्टेट बना था, कंट्री बना था, लेकिन जैसे ही ये ब्रिटेन से फ्री हुआ था ये मलेशियाई यूनियन में शामिल हो गया था। लेकिन एक्चुअल में इसको जो आजादी मिली थी वो 1965 में मिली थी। सिंगापुर किसी विदेशी सॉरी किसी भी देश से लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये बात इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री से उसकी स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं है, बल्कि मलेशिया और साउथ इंडोनेशिया से इसकी वाटर बाउंड्री शेयर होती है। ओके, तो खास तौर से दो कंट्री जिनकी वाटर बाउंड्री से शेयर होती है, इनमें एक मलेशिया भी है और दूसरा है इंडोनेशिया। चलिए भाई अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। रिसेंटली किस देश के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको, और एक जनसभा के दौरान लगभग 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने इनको गोली मार दी और ये भयानक तरीके से घायल हो गए, ठीक है ना। हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है इनका। लेकिन आप समझिए यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है स्लोवाकिया, और इतना डेवलप कंट्री, और वहां का प्राइम मिनिस्टर सिक्योर नहीं है। आप समझिए कितना एक सिक्योरिटी को लेकर चैलेंज बना हुआ है कि एक डेवलप कंट्री भी अपने प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है। हम पिछले 2 साल पुरानी बात करते हैं जापान की, शिंजो आबे की भी एक जनसभा के दौरान आम सड़क पर पत्रकार के रूप में एक व्यक्ति ने गोली मार दी थी, डेथ हो गई है उनकी। आप समझिए कि डेवलप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर सिक्योर नहीं है। ओके, भारत को, पाकिस्तान को जैसे जो डेवलप कंट्री नहीं है इनको तो बहुत बड़ी सीख है भाई। हम बात करते हैं कि 15 मई की बात थी स्लोवाकिया शहर के
हैंडबोका में एक आधिकारिक बैठक के दौरान समर्थकों का अभिवादन करते समय उन्हें 71 वर्षीय व्यक्ति ने गोली मार दी थी। स्लोवाकिया की राजधानी पूछेगा तो आपको याद रखना है खास तौर से ब्रातिस्लावा। ओके, इसकी कैपिटल याद रखना है। ओके, कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 15। रिसेंटली किस देश में दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G डिवाइस लॉन्च किया गया? जापान में। भाई जापान में दुनिया का पहला 6G एक डिवाइस लॉन्च किया गया है। आइए समझ लेते हैं। देखिए 6G और 5G में एक बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि 5G की तुलना में 6G 20 गुना तेज स्पीड के साथ चलता है और 100 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से इसका डेटा संचारित होता है। तो बहुत हाई स्पीड होती है 5G की कंपैरिजन में। ओके, और 6G बहुत हाई स्पीड डेटा वाला है, और इसे लॉन्च करने वाला फर्स्ट कंट्री बन चुका है कौन? जापान। इसको याद रखना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 6 से 10 मई तक वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, यानी कि कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के 19वें सेशन का आयोजन कहां किया गया था? न्यूयॉर्क में। यानी वनों पर एक मीटिंग हुई थी, वन के प्रोटेक्शन को लेकर एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक मीटिंग की गई थी न्यूयॉर्क में 6 से 10 मई तक। उसकी लोकेशन याद रखना है आपको। ये मीटिंग नंबर 19वीं थी, हर साल होती है लगभग। भारत की अगर मैं बात करूं कि भारत में वनों की स्थिति क्या है, तो इंडिया में वनों के प्रोटेक्शन के लिए आप समझिए 1864 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद 1927 में आया था, और इस एक्ट का नाम था भारतीय वन अधिनियम। इसके बाद आजादी के बाद 1980 में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। 2021 में वन रिपोर्ट अगर जो आई थी उसके अनुसार हम देखें भारत में वन का क्षेत्र कितना है, तो 24.62% है। करंट में इंडिया में 24.62 वन है, जबकि होना कितना चाहिए किसी भी कंट्री में? 33.33। यानी कि उस कंट्री की जितनी लैंड है, भूमि है, उसका 1/3 हिस्से पर लगभग वन होना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वाला जो स्टेट है वो एमपी है, और सबसे ज्यादा वन आवरण का परसेंटेज है वो मिजोरम में है। लगभग 85.41% लैंड पर मिजोरम के वन पाया जाता है। ओके, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एमपी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वाला, और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम सबसे ज्यादा हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रिसेंटली किस कंट्री की यात्रा के दौरान ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? अजरबैजान। भाई अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन कर जब लौट रहे थे इब्राहिम रईसी, तभी क्या होता है कि लगभग अजरबैजान के ईस्टर्न बॉर्डर के आसपास आकर घने कोहरे और वन क्षेत्रों में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, उसमें इनकी डेथ हो जाती है। उसमें रईसी की तो डेथ होती है, साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी थे हुसैन, उनकी भी डेथ हो जाती है, और अन्य लोग और थे वो भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब एक बड़ा चैलेंज था कि यार कहाँ क्रैश हुआ, इतना घना वन कोहरा वगैरह कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो भाई यूरोपियन यूनियन के सैटेलाइट की मदद ली गई थी। यूरोपियन यूनियन के सैटेलाइट से इनके हेलीकॉप्टर के मलबे में आग लगते हुए देखा गया था, और फिर जानकारी ईरान को दी गई थी। ओके, ये याद रखना है। हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना का क्षेत्र तुर्की ड्रोन, ये गलत है, तुर्की ड्रोन नहीं, आपको यूरोपियन यूनियन के माध्यम से पता लगाया गया था, ये याद रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में फर्स्ट प्लेस पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया के सबसे ज्यादा एथलीट रिच के रूप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम मिलता है। आइए इनकी अर्निंग कितनी है भी देख लेते हैं पिछले साल की। प्रथम स्थान पर रोनाल्डो रॉस हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इनकी एक वर्ष की कुल नेटवर्थ 260 बिलियन है। और सेकंड प्लेस पर हैं गोल्फर जॉन, इनकी एक वर्ष की नेटवर्थ है 218 बिलियन। जबकि थर्ड प्लेस पर है लियोनेल मेसी, इनकी एक वर्ष की नेटवर्थ है 135 मिलियन डॉलर। ओके, ये तीन प्लेयर हैं जो दुनिया के सबसे बड़े रिच एथलीट पर्सन हैं। चलिए भाई अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रिसेंटली इंडिया ने किसके चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 साल का समझौता किया है? ईरान। भाई ईरान का चाबहार बंदरगाह है, और इसको कंडक्ट रखने के लिए भारत ने 10 ईयर तक का एक एग्रीमेंट किया। देखिए ये है इंडिया, और यहाँ पर है मुंबई पोर्ट। यहाँ पर कौन है? मुंबई पोर्ट।
और मुंबई पोर्ट से ही संचालन किया जाता है चाबहार बंदरगाह का। ये है चाबहार बंदरगाह। और चाबहार बंदरगाह से भारत ने अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक मजबूत रोड का निर्माण किया है। ओके, तो अफगानिस्तान तक चाबहार बंदरगाह के माध्यम से आयात निर्यात किया जाता है। हमारे लिए चाबहार बंदरगाह दो देशों के आयात निर्यात होने के लिए इंपोर्टेंट है, पहला तो ईरान और दूसरा अफगानिस्तान। देखिए, चाबहार पोर्ट पूर्वी ईरान में स्थित ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह समुद्री क्षेत्र, इसे ओमान की खाड़ी कहते हैं। यह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। इसकी नींव 1983 में पड़ी थी। इसे विकसित करने के लिए ईरान ने 2016 में भारत के साथ एग्रीमेंट किया था, और अब कंडक्ट करने के लिए ईरान ने इंडिया के साथ 10 साल के लिए समझौता किया है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन 20 एंड लास्ट। रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है? भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट होगा अब हर साल 25 मई को। देखिए, 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और सभी देशों की सहमति से महासभा ने 7 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को 14 मई को सभी ने स्वीकार कर लिया, और तय हो गया कि भाई हर साल 25 मई को मनाया जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस। अब इसको 25 मई को क्यों शुरू किया गया है? एक्चुअल में क्या था, 1924 की बात है, वर्तमान में 2024 चल रहा है, वर्तमान में 2024 चल रहा है, 100 साल हो गए 1924 से अब तक। तो आज के ही दिन 100 साल पहले पेरिस ओलंपिक हुआ था, और उस पेरिस ओलंपिक में क्या हुआ था, पहली बार दुनिया भर के सभी क्षेत्रों से फुटबॉल कॉम्पिटिटर शामिल हुए थे, फुटबॉल के प्रतियोगी शामिल हुए थे। फुटबॉल पहली बार खेला गया था 1900 में। फुटबॉल पहली बार कब खेला गया था? 1900 में। लेकिन एक फुटबॉल कंपटीशन के तौर पर, बहुत सारे लोगों में कंपटीशन के तौर पर इसको शामिल किया गया था 1924 में। इसलिए खास दिन को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो स्टूडेंट, ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो के थ्रू एनालिसिस किया आपके साथ। स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्मॉल लेटर में सर्च करेंगे विदाउट स्पेस दिए, सुनील सर जीएस वर्ल्ड, ये टेलीग्राम चैनल है। आप इसको सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी वीकली पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे।